and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science chapter number 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली समकालीन विश्व में सुरक्षा तक हर एक चैप्टर को फिनिश कर लिया है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने एक ही वीडियो के अंदर समझा है और जाना है कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हैं, क्या चीजें याद करने वाली हैं जो कि हमें याद करके जानी है। सो अगर आपने पहले के चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पर जा सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, अदरवाइज आपको शुरुआत में ही सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सो क्लास को आज की अपनी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज क्लास को, समझते हैं हर एक टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से। तो देखिए पहले हमारे पास इस नाम का मतलब समझ लेते हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि बेसिकली एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो इनमें एनवायरनमेंट की बात क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो देखिए इसका आंसर यह है कि 1960 के बाद अधिकतर देशों ने पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, अधिकतर देशों ने इसे विचार करना शुरू किया कि आखिर इसको हम किस तरीके से संभाल सकते हैं। अब वो क्यों किया, क्या वजह थी? तो वजह ये कुछ इस प्रकार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध ही नहीं हो रहा। 2 अरब जनता सफाई से वंचित है। 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर वर्ष मौत का शिकार होते हैं और ओजोन परत में लगातार कमी होती जा रही है या उसमें छेद हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखो जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जब इनमें कमी आएगी, जब इनमें कोई परेशानी आएगी तो अल्टीमेटली हमारे देश की या किसी और देश की सरकारें काम नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो पर्यावरण और प्राकृतिक के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आती है वो कब पॉलिटिकल बन जाती है पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीजें, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर अगर पानी की कमी हो रही है, हमारे देश के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, तो ये सरकार का विषय है या नहीं? तो उस पर कार्य करेगी, जगह जगह पे पानी उपलब्ध करवाएगी। या किसी भी प्राकृतिक संसाधन की कमी हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए सरकार कार्य करने में जुट जाएगी। तो ये इन कारणों की वजह से 1960 के बाद हर एक देश का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर विचार बढ़ने लगा और उसमें अपना वो कार्य करने लगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है साझी संपदा। देखो साझी संपदा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि बेसिकली ऐसी संपदा या फिर ऐसी चीजें जिसका किसी एक देश के ऊपर प्रभाव नहीं है। अब इसका मतलब यानी कि ये ऐसी जगह जहां पर कोई एक देश ये नहीं कह सकता कि मेरी है, वो सभी देशों की है पूरी दुनिया में। जैसे कि पानी, जैसे कि अंटार्कटिका, जैसे कि स्पेस, तो वो कोई किसी एक देश का थोड़ी है, वो सभी का है। तो ये साझी संपदा आप माइंड में क्लियर रखो कि साझी संपदा का मतलब ये है कि वह संसाधन, वह चीजें जिसके ऊपर किसी एक देश का प्रभाव नहीं हो सकता, उसमें सभी देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जब सभी देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो साझी संपदा के लिए भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां भी बताई गई हैं। अब वो जिम्मेदारियां क्या है? देखिए जिम्मेदारी का मतलब यह है कि सभी के ऊपर इक्वल जिम्मेदारी होनी चाहिए, मगर जिम्मेदारी यहां पर ऐसे निकलती है कि पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम देशों को बांटें तो 2 प्रकार के देश निकलते हैं। पहला निकलता है हमारे पास विकासशील देश और दूसरा निकलते हैं विकसित देश। तो विकासशील देश जो डेवलपिंग के प्रोसेस पे हैं, विकसित देश जो डेवलप्ड हो चुके हैं। तो आपके अनुसार जो डेवलप्ड हो चुके हैं उन्होंने साझी संपदाओं का ज्यादा यूज किया है या कर रहे हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। और यहीं पर जो विकासशील देश हैं वो तो यूज ही नहीं कर रहे हैं इतने, वो अपने आप की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी कम जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये है विकासशील देशों का मत कि जिम्मेदारी जो है वो देशों के मुताबिक होनी चाहिए कि वो कितना विकसित है। और यहीं पर विकसित देश ये कहते हैं कि जिम्मेदारियां बिल्कुल इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, यही सब में अच्छाई भलाई है सभी की। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मतभेद हमेशा चलता रहा है। तो इनके लिए जो विचार किए गए हैं या जिन चीजों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि एजेंडा 21, ये अभी हम बताएंगे आपको। तो एजेंडा 21 के अंदर ये साफ साफ बता दिया गया कि विकसित देशों की कितनी जिम्मेदारी है और विकासशील देशों की कितनी जिम्मेदारी है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा साझी संपदा क्या है, उसकी भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण सुरक्षा को लेकर किए गए आंदोलन। अब पर्यावरण की सुरक्षा हम यहां समझ रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। पर्यावरण का मतलब कब हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता। कोई भी ऐसी समस्या आती है उस पर सरकार का विचार करना उनका दायित्व बन जाता है। साझी संपदा क्या होती है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अब ये आ जाते हैं कि इनको करने के लिए जगह जगह पर आंदोलन किए गए, जैसे कि दक्षिणी देशों में मैक्सिको, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत का वन आंदोलन प्रसिद्ध है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के लिए आंदोलन किए गए। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत और चीन में बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन किए गए थे, जिसमें से भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन जो कि जगह जगह देशों ने किए हैं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, सो होपफुली यहां तक तो आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी, बट फिर भी कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा हो, तो वो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा क्लियर करूंगा, ये मैं हर वीडियो में कहता हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जल्दी समझ लेते हैं उसको भी फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हर एक पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में अपने भारत का योगदान देखते हुए भी आए हैं। तो इसके अंदर ही भारत का योगदान है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर। क्या क्या है? देखिए 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए भारत के द्वारा। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए इनके नीचे अंडरलाइन लगा लेना इस तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो इन्हीं का ही है, इन सब चीजों का ही। 2015 में हुए COP
पेरिस समझौते पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छ ईंधन के प्रयोग पर भारत ने बढ़ावा दिया और 2003 में बिजली अधिनियम के नवीकरण ऊर्जा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना की गई। तो यह है भारत का रोल सुरक्षा पर्यावरण या कार्यक्रम के लिए अंदर भारत का योगदान, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। अब रही बात इन सभी चीजों की, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या जो कोई भी, तो ये सब ना बेसिकली पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग संसाधन हैं जिनके ऊपर अभी हम विचार करेंगे विस्तार में, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है संसाधनों की भू राजनीति। अब संसाधनों की भू राजनीति हुई प्राकृतिक संसाधन जैसे कि इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी यानी पश्चिमी देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनका फायदा हो। नेक्स्ट, तेल भंडार। विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व पड़ा जिन देशों के पास तेल जैसे संसाधन मिले, उन देशों का महत्व बढ़ने लगा। जल, पानी के बंटवारे को लेकर बहुत सारी लड़ाइयां हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि जॉर्डन नदी के लिए पानी के लिए चार राज्य दावेदार हैं। पहला इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। तो ये पानी की वजह से भी लड़ाइयां हमें देखने को मिली हैं। तो इन केस अगर आ जाए संसाधनों की भू राजनीति बता दीजिए, तो आपको बता देना 3 टॉपिक है, इमारती लकड़ी, तेल भंडार और जल। इमारती लकड़ी यानी पश्चिमी देशों ने अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया और अपनी नौसेना को मजबूत किया। तेल भंडार, दूसरे विश्व युद्ध के यानी हर एक विश्व युद्धों के बाद ऐसे देशों का महत्व पड़ा जिनके पास तेल जैसे भंडार निकले। और जल, पानी बंटवारे को लेकर बहुत सारी लड़ाइयां हमें देखने को मिली है, जैसे कि एग्जांपल है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी एक ऐसा एग्जांपल है जिसकी पानी के लिए चार राज्य दावेदार हैं, इजराइल, सीरिया, लेबनान और खुद जॉर्डन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कम से कम आधा चैप्टर फिनिश हो गया। 2-4 टॉपिक, 2-4 के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बचा है, जो कि आपको याद करना है, मैं बता देता हूं। जो चीज याद करनी है उसको जरूर याद करके जाइएगा, उनकी डेट जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि वो आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर आकर ऐसे कौन से प्रयास किए गए हैं जो कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी प्रयास लिख दिए, कम से कम 11 प्रयास हैं, और उन प्रयासों में से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने रेड मार्कर से लिख दिया है, ठीक है। तो एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आते हैं। 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम की पुस्तक लिखी गई, जिसमें विश्व की बढ़ती जनसंख्या पर प्रकाश डाला गया। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जिसमें एक ही धरती की अनुगूंज सुनाई दी, यानी कि ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें हर एक देश को बताया गया कि हम भले ही देशों में बटे हुए हैं, बट हम जिसके अंदर हैं वो धरती सभी की है, तो हमें इसके लिए कार्य करने चाहिए। 1970 में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। 1987 में बार्टलिन रिपोर्ट आई, जिसका नाम हम ओवर कॉमन ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि बेसिकली जो अभी हम चालू तौर तरीके चला रहे हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, वो फ्यूचर के अंदर बढ़िया साबित नहीं होंगे, हमें कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर काम नहीं आने वाले। तो इसमें इस पर प्रकाश डाला गया। अब 1992 में, यानी जिसको हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये एजेंडा 21 इसी का एक भाग है। इसके अंदर 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया था। इसके अंदर बेसिकली पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड की थी, रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की थी, विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, पर्यावरण को मैनेजमेंट के लिए, सभी चीजें इसमें हुई थी। और ओवरऑल पूरी दुनिया के देश इसके अंदर सम्मिलित थे। ये लगभग 170 देश सम्मिलित थे ही, और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे। एजेंडा 21 इसी का निकला हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2002 में जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका, इसको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी हम जानते हैं, जिसका मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था, जिसका जॉर्ज बुश ने बहिष्कार भी कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसें। देखो ये कोड टाइप का है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर सभी देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई, जिस पे हमारे भारत ने 2002 के अंदर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब अपने पेज पलटिए आप, जहां पर आपने लिखा था, मैंने अंडरलाइन करवाई थी 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये उसका मतलब यहां से निकल गया, ठीक है। अब 2010 में कानकून सम्मेलन COP16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, ये भी सम्मेलन कुछ ग्रीन हाउस की वजह से हुए थे, ग्रीन हाउस की गैसेस की वजह से। 2012 में Rio+20 रियो डी जेनेरियो, ये तो मिलता जुलता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। देखिए ठीक 20 साल बाद, 1992 से 20 साल बाद 2012 के अंदर दोबारा से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जितने देश सम्मिलित थे, उन्होंने फिर से एक सम्मेलन किया, जिसको Rio+20 रियो डी जेनेरियो के नाम से जाना गया, जिसके अंदर विचार किए गए, हर एक बात पर, हर एक विचारों पर, सभी चीजों पर काम करने की कोशिश की गई, और साथ में यहां से नई नई तकनीकें निकाली गई, जिससे हम फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को, या जो हमारी करंटली टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके यूज से हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो वो सब यहां से निकाला गया, ठीक है। पेरिस समझौता हुआ 2015 में COP19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 में, और 2016 COP22 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22 मार्राकेश या मोरक्को, ठीक है। तो इन सभी को आपको माइंड में रखना है, कोई इंपॉर्टेंट तो है बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है। सो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स इतनी ही चीजें थी। सो होपफुली आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने हर एक टॉपिक को आपको सभी चीजें बता दी हैं, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब बता दिया, ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। बट फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई भी डाउट हो, कहीं भी हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा उस स्पेसिफिक पार्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने इस बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है वैश्वीकरण। इजी चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर
चैप्टर है, बट उसके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम जानेंगे। सो यहां तक की चैप्टर्स में हमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। कोई डाउट हो तो आज पढ़ लीजिए सभी चैप्टर्स को एक साथ, और फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।